नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्म एक्ट के बारे में। जो 3 नए एक्ट हैं, जो कानून बने हैं, उसके बारे में कि क्यों भारत के किसान, जिनको कि अन्नदाता कहा जाता है, आज वो सड़क पर उतरे हुए हैं और इतनी ठंड में और कोरोना के इस महामारी के समय भी वो अपने घर से दूर सड़क पर उतरे हुए हैं। और दोस्तों, वो क्यों मजबूर हैं कि उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंका जा रहा है, आंसू गैस उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या कमी है? क्या ये जो तीनों की जो बिल है, जो एक्ट है, क्या वो किसान विरोधी है? क्या किसान विरोधी हैं तीनों कानून? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और दोस्तों, आपकी खुद की क्या राय है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, न्यूज़ चैनलों पे ये जो 3 एक्ट हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में फार्म एक्ट के कह के ही पुकारा जाता है, कहा जाता है, और हम भी इनको फार्म एक्ट ही कहते हैं। बट इनके जो नाम है वो काफ़ी लंबे चौड़े हैं। जैसे पहला जो एक्ट है उसका नाम है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो पहले एक्ट का नाम ये है। दूसरा जो एक्ट है उसका नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। अब दोस्तों, 2 नए एक्ट आए हैं और ये जो है थर्ड वाला, इसमें आप कह सकते हैं कि अमेंडमेंट किया गया है। ये एक्ट पहले से था, इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। तो ये टोटली नया एक्ट नहीं है। बट जो विरोध हो रहा है वो तीनों ही कानून को, एक्ट को लेकर हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके तीनों एक्ट को हम जानते हैं। तो दोस्तों, पहला एक्ट क्या कहता है? तो दोस्तों, पहला एक्ट कहता है कि द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, मतलब यानी कि पहला एक्ट अलाउ द बैरियर फ्री इंट्रा एंड इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ फार्म प्रोड्यूस। यानी कि जो किसान का उपज होगा, जो फसल होगा, किसान दूसरे राज्य में जाकर, दूसरे जिला में जाकर उसको बेच पाएंगे। इसका मतलब यही है। और दोस्तों, प्रीवियसली कहा जा रहा है कि पहले जो फार्म प्रोड्यूस हुआ करता था उसको 7,000 जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज APMC है, वहीं पे बेचा जाता था। APMC दोस्तों, APMC की स्थापना 1950s में की गई थी और आमतौर के आम भाषा में हम इसको मंडी कहते हैं। आप सभी ने मंडी ये शब्द जरूर सुना होगा, जिसको कि APMC उसी को कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक जो फार्मर्स हैं वो इन AP 7,000, देश के 7,000 जो APMC हैं, इन्हीं में जाकर वो अपने फसल को, उपज को बेचते हैं। तो दोस्तों, अब वो इंट्रा स्टेट भी जा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाके बेच सकते हैं। और दोस्तों, इन APMCs में एक मिडल मैन भी होता है, जो कि लाइसेंस्ड मिडल मैन होता है। ये इलीगल नहीं होते हैं। आप मिडिल मैन को सुनकर इसको नेगेटिव वे में ना लें। ये सरकार की तरफ से इनको लाइसेंस मिला होता है और मिडिल मैन को ही जाकर APMCs में फार्मर जो है वो APMC में जाकर मिडिल मैन को ही अपना फसल बेचते हैं। और फिर ये जो मिडिल मैन है वो रिटेलर्स को या बड़े ट्रेडर्स को फिर ये आगे सेल करते हैं। अब जैसे दोस्तों, हम और आप जिन दुकान पर या जिन बड़े होलसेलर के पास जाके हम गेहूँ लेते हैं या चावल लेते हैं, तो दोस्तों, जो गेहूँ है किसान से वो डायरेक्ट लेकर नहीं आए हैं। वो जो होलसेलर है वो इन मिडिल मैन से ही जाकर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, इस एक्ट 1 में क्या लिखा गया है? सबसे पहला बात कि जो फार्मर हैं अब वो एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिला से दूसरे जिला में जाकर बेच सकते हैं। और पहले क्या था कि इन APMCs में जाकर बेचा जाता था। जो किसान है वो अपना फसल इन APMCs में ही, जो भारत में 7,000 APMC उसमें ही जाके बेच पाते थे। सो दोस्तों, और ये जो APMC जो मिडिल मैन है वो आगे फिर रिटेलर और जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनको बेचा करते थे। लेकिन अब इसमें क्या बदलाव है, चेंज क्या हुआ है? तो दोस्तों, नए सिस्टम में बदलाव ये हुआ है कि अब जो फार्मर्स हैं, दोस्तों, फार्मर्स जो हैं अब वो मिडिल मैन जो है उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि अब वो डायरेक्ट जो है वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स को जाकर अपने जो उपज है उसको बेच सकते हैं। और किस प्राइस पे बेचेंगे? वो फार्मर और इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बीच में एग्री जो हुआ होगा उस पर बेच सकते हैं। यानी कि अब जो किसान है वो APMCs में
जाकर ज़रूरी नहीं है कि वो मिडिल मैन को ही बेचे, अब वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल बायर्स को भी बेच सकता है। इस नए सिस्टम में यही बदलाव है दोस्तों। अभी मैंने कहा कि पहले क्या था कि एपीएमसीज में ही जाके जो फार्म प्रोड्यूस होते थे वो बेचा जाता था, लेकिन दोस्तों अब जो है, अब फार्मर जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं किसको, मिडिल मैन को, और वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल बायर्स को अपना जो प्रोड्यूस है, जो फसल है, उसको बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑन पेपर ये सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है? तो दोस्तों दिक्कत ये है कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो ये सोच रहे हैं, उनको ये चिंता सता रही है कि दोस्तों देखिए, जब एक किसान, चाहे छोटा किसान हो जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो जिस पे वो अपना खेती करता है, या 100 हेक्टेयर वाला किसान हो, तो जब वो एपीएमसीज में जाते हैं जो कि सरकारी मंडी है, तो वहाँ पे एक प्राइस फिक्स होता है। तो दोस्तों वो अपना प्रोड्यूस वहाँ पे जाके बेच देते हैं। और दोस्तों जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, वो भी बार्गेन कर पाते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं उनसे वो बार्गेनिंग कर पाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि मिडिल मैन जो कहता है वो उसी पे उनको देना पड़ता है, वो भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि अब ये अलाउ हो गया है कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर हैं वो डायरेक्ट जाके किसान से खरीद सकते हैं, या किसान जो है वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल बायर को बेच सकता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि एक किसान, छोटा किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, वो एक बड़े कॉरपोरेट हाउस को, इंस्टीट्यूशनल बायर को अपना जो फार्म प्रोड्यूस है वो बेच रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जो खरीदने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, पैसे वाला है, और जो बेचने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो यहाँ पे जो उसका बार्गेनिंग, जो नेगोशिएशन का पावर होगा, जो बार्गेनिंग पावर होगा, वो बहुत वीक होगा। और जो वो किसान होंगे वो इन बड़े कॉरपोरेट्स के मर्जी पे होंगे कि अगर मान लीजिए कि वो पहले 2-3 बार में एग्री करते हैं कि हाई रेट पर हम आपसे सामान खरीदें, लेकिन चौथे बार में अगर वो मार्केट से, जहां मंडी में एपीएमसी में जो मिल रहा है उससे कम पे वो बेच रहे हैं, तो दोस्तों उनको उतना पे ही बेचना पड़ेगा किसान को। तो दोस्तों किसान जो है वो इसीलिए वरीड है कि अब जब वो कॉरपोरेट से डायरेक्ट बेचेंगे तो कॉरपोरेट्स के पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है, और दोस्तों जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास ना ही इतना रिसोर्स है और ना ही इतना ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है। क्योंकि दोस्तों जब वो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस आएंगे, इंस्टीट्यूशनल बायर आएंगे, तो उनके ऊपर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होगा गवर्नमेंट का कि आपको कितने में लेना है, कितने में नहीं लेना है। वो जो प्राइस होगा वो फार्मर यानी कि किसान और इंस्टीट्यूशनल बायर के बीच में एग्री किया जाएगा, उसमें सरकार का कोई लेन देन नहीं होगा। तो इसीलिए किसान डर रहे हैं। और दोस्तों जो भारत के 85% किसान हैं उनके पास ज़मीन जो है वो 2 हेक्टेयर से कम है, यानी कि छोटे किसान हैं। तो दोस्तों डर तो वाजिब है कि जो छोटे किसान हैं वो कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर को बेच पाएंगे और उनको कितना प्राइस मिलेगा, इसीलिए वो इतना चिंता में है। अब जो फार्मर्स हैं, अब उनका ऑब्जेक्शन क्या है वो हम बात करते हैं। अब दोस्तों क्योंकि जो एक्ट आए हैं, जो कानून बना है, उसमें प्राइवेट मंडी की भी बात की गई है कि प्राइवेट मंडी जो है अब वो भी हो सकती है, लेकिन अब तक जो किसान है वो एपीएमसी यानी कि सरकारी मंडी में बेचा करता था। तो दोस्तों जब प्राइवेट मंडी में मान लीजिए कि वहाँ पे शुरुआत में अच्छे से वहाँ पे किसान को जो उसका फसल का दाम मिल रहा है, तो किसान जो है खुशी खुशी जाकर वहाँ पे प्राइवेट मंडी में बेचेगा और जितने भी किसान है वो वहीं पे चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे इससे क्या होगा कि जो एपीएमसीज हैं, जो मंडी है, सरकारी मंडी है, वो बंद हो जाएगा। अब दोस्तों बंद होगा तो इससे क्या होगा कि जो स्मॉल फार्मर हैं जो कि जाकर एपीएमसीज में अपना फसल को बेचते थे, सरकारी मंडी में बेचते थे, अब उनको भी जाकर वहीं पे बेचना होगा। कहाँ पे? तो प्राइवेट मंडी में। अब दोस्तों प्राइवेट मंडी जो है वहाँ पे जाएंगे तो वो काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करेंगे कि उनको वहाँ पे बेटर प्राइस मिल पाए। और दोस्तों उनके पास एक ट्रैवल और स्टोरेज का भी एक कंस्टेंट होगा, यानी कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास मान लीजिए 100-200 क्विंटल ही अनाज है, फसल है उनका, तो वो कैसे मतलब दूर सफ़र करके उस अपने फसल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक बेचने जाएंगे। वहाँ पे फिर उनका स्टोरेज का भी पैसा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा लगेगा। तो दोस्तों उनको कितना प्रॉफिट हो पाएगा? और दोस्तों ये भी वरीड है वो किसान कि उनको क्या बेटर प्राइस मिल पाएगा।
और दोस्तों धीरे धीरे अगर जो सरकारी मंडी है वो बंद हो जाएगा और प्राइवेट मंडीज में इनको वो प्राइस नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों एक और बात ये है कि सरकार जो बार बार दावा कर रही है कि अब फार्मर जो है वो कहीं पे भी जाकर बेच सकते हैं अपने फसल को, तो दोस्तों फार्मर के ऊपर पहले भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। फार्मर्स जो हैं वो पहले भी और आज भी और आगे भी कब किसी भी एक राज्य का जो किसान है वो दूसरे राज्य में जाके बेच सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था, जो सरकार बार बार दावा कर रही है, या जो सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है वो टीवी पे आके इस बात को कहते हैं कि अब किसान जो है वो किसी भी राज्य में जाकर अपना फसल बेच सकता है। तो दोस्तों किसान पहले भी ये काम कर सकता था, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। हाँ, अगर रिस्ट्रिक्शन था तो उन मिडिल मैन पे था कि वो दूसरे राज्य में जाके नहीं बेच सकते थे, किसान जो था वो बेच सकता था। अब दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी यहाँ पे एक चिंता की बात है कि अगर जो APMCs है, जो मंडीज हैं, अगर वो बंद होने लगेंगे तो वहाँ से जो टैक्स मिलता था दोस्तों, जो खरीद बेच वहाँ पे होता है APMCs में, सरकारी मंडी में, तो जिस राज्य में होता है उस राज्य को 3-3.5-4% का एक टैक्स भी मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को उन APMCs से। तो दोस्तों अगर धीरे धीरे करके अगर प्राइवेट मंडी मान लीजिए कि उसका दबदबा बन जाता है और सरकारी जो मंडी APMCs है अगर वो बंद हो जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को भी जो उनको टैक्स मिलता था 3.5% 4% वहाँ के खरीद बेच पे, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एक कंसर्न है और इसीलिए जो नॉन BJP रूल्ड स्टेट हैं वो इसके खिलाफ बिल लेकर आ रहे हैं और इसका अपोज कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर जो सरकारी मंडी है अगर वो बंद होगा तो वहाँ पे मिलियंस ऑफ जो 7,000 APMCs है वहाँ पे मिलियंस ऑफ जो लोग हैं वो जॉब करते हैं। कोई वहाँ पे अकाउंटेंट का काम करता है, तो कोई वहाँ पे जो बोरे होते हैं उनको ढोने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का, तो कोई कुछ तो कोई कुछ, वहाँ पे हर बंदा कोई ना कोई काम करता है। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या होगा कि जो APMCs बंद होंगे तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनका जो जॉब है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इससे बहुत से लोगों का जॉब जाने का भी डर है और इसीलिए जो मिडिल मैन भी है जो वहाँ काम करते हैं और जो फार्मर है सबके सब इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे एक्ट का। दूसरा एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है, अगर इसको आप आसान भाषा में समझे। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें भी यही कहा गया है कि जो फार्मर है वो डायरेक्ट जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर हैं उनके साथ वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशनल बायर है X, वो फार्मर के पास पहले ही चला जाएगा जब जो किसान है अपना फसल बो रहा है उसी वक्त, और वो दोनों उसी वक्त एग्रीमेंट कर लेंगे कि हम आपको 2200 रुपये हमारा MSP है, तो इस दाम पे हम आपसे खरीदेंगे, चाहे उस वक्त मार्केट में 2100 बिक रहा हो या 2500 में बिक रहा हो। लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बायर और किसान दोनों के बीच में पहले ही बोने के टाइम पर ही किसान जब अपना फसल को बो रहा होगा उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा, तो वही पैसा उसको मिलेगा। अब दोस्तों ये किसान के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है, इसको हम आगे वीडियो में जानेंगे और दोस्तों आप भी अपना राय जरूर इस पर बताइएगा। अब दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी जो किसान है वो वरीड है। क्यों वरीड है? क्योंकि जो MSP है वो उनको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, और जो एग्रीमेंट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। उस प्राइस पे जो दोनों इंस्टीट्यूशनल बायर और फार्मर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उनका यही डिमांड है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो मतलब दोनों के बीच में होगा उसको आप MSP को लिंक कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। यानी कि वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल बायर होंगे उनके ऊपर भी एक आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट होगा कि चाहे एग्रीमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्टली किसान के साथ, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट से कम पे एग्रीमेंट नहीं होगा। यानी कि उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी कि ठीक है वो जितने पे भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिमांड है फार्मर्स का कि MSP को लिंक कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। अब दोस्तों तीसरा जो एक्ट है वो होर्डिंग है, यानी कि जमा करने का, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जमा करने का ये एक्ट है। अब जमा करने का एक्ट का मतलब ये एक्ट पहले से ही था। अब तो इसका नाम है दोस्तों द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट किया गया है। अब इस अमेंडमेंट के बाद जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर हैं वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स जो भी हैं वो
अब स्टॉक कर सकते हैं, ये स्टॉक का एक्ट है। जबकि पहले क्या था कि मिडिल मैन ऐसा किया करते थे, तो बाद में उस कानून में बदलाव किया गया और थोड़ा इस कानून को टाइट किया गया कि नहीं, आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते हैं, एक मतलब स्पेसिफिक अमाउंट ही आप स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें ढिलाई दिया गया है कि अब आप अनलिमिटेड अमाउंट भी जो फूड ग्रेन्स हैं वो अब आप स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे दिक्कत क्या होगा, तो अनलिमिटेड स्टॉकिंग कैन लीड टू आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन एंड लो प्राइस फॉर फार्मर आफ्टर द हार्वेस्ट। अब दोस्तों इस आप समझिए कि अगर जो बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, जो इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, वो क्या करेंगे। मान लीजिए कि वो इस साल कम दाम पर बहुत सारा अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ जो फार्म प्रोड्यूस है उसको खरीद लेते हैं और उसको वो स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि अब सरकार की तरफ से उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले रिस्ट्रिक्शन था तो उसमें ढिलाई दी गई है, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब वो अनलिमिटेड जमा कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस साल वो 2020 में मान लीजिए उन्होंने अनलिमिटेड स्टॉक जमा कर लिया, अब उनके पास स्टॉक है। नेक्स्ट ईयर वो क्या करेंगे कि जब किसान उनके पास बेचने जाएगा तो वो किसान को बोलेंगे कि हमारे पास तो ऑलरेडी अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टॉक है। तो नेक्स्ट ईयर में वो क्या करेंगे कि एमएसपी मान लीजिए किसी फसल का 2000 है, तो वो बोलेंगे कि हम तो आपको 1400 रुपये ही देंगे, यानी कि वो अपना मनमर्जी चलाने की कोशिश करेंगे। और वो उनका लॉजिक क्या होगा कि हमारे पास तो ऑलरेडी स्टॉक है, तो तुम अगर बेचना चाहते हो तो तुम हमको इतने अमाउंट पे दो, यानी कि एक आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन करने की वो कोशिश करेंगे। ऐसा मिडिल मैन पहले किया करते थे एपीएमसीज में, और उसी वजह से इस कानून को टाइट किया गया था कि ये गैर कानूनी है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब उसी कानून को जो हमारी सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें ढिलाई दी गई है और अब अनलिमिटेड स्टॉकिंग हो सकता है, और जिसकी वजह से आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से होगा कि एक साल वो अनलिमिटेड स्टॉक जमा कर ले, अगले साल जो है वो किसान को वो प्राइस ना दे, बोले कि हमारे पास तो ऑलरेडी है, अगर तो आपको बेचना है तो आप हमारे प्राइस पे बेचो, हम आपके प्राइस पे नहीं लेंगे। अब दोस्तों जो फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग जो संस्था हैं किसानों का, उनका क्या डिमांड है। डिमांड ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, जो फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके क्या डिमांड है। तो उनका ऐसा कहना है कि जो ये एक्ट्स हैं, दीज एक्ट्स आर मोर फेवरेबल टूवर्ड्स द कंपनीज एंड नॉट लीगली एम्पावरिंग द फार्मर्स। यानी कि उनका कहना है कि जो एक्ट्स आए, जो कानून बने हैं, वो ज़्यादा फेवर कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को, ना कि फार्मर्स को, और कानूनी तौर पर फार्मर्स को वो एम्पायर नहीं कर रहे हैं, मजबूत नहीं बना रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा फेवरेबल है कंपनीज के तरफ। और वो दोस्तों ये भी डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी को एक लीगल राइट बनाया जाए, यानी कि किसान जो है वो एमएसपी पे ही बेचेगा। अगर कोई किसान से एमएसपी पे नहीं खरीद रहा है, उससे कम दाम पे खरीद रहा हो, तो किसान इसका शिकायत जाके कर सकता हो कोर्ट में, और सरकार से ये बात कह सकता हो कि देखिए ये हमसे एमएसपी पे नहीं ले रहे हैं। यानी कि इसको एक लीगल राइट बनाया जाए ना, फार्मर्स के लिए एक एमएसपी लीगल राइट बन जाए, कि उनका ये हक हो जाए कि हाँ वो लीगल इस पे एमएसपी पे ही बेचेंगे, उससे ऊपर बेच सकते, उससे नीचे फार्मर नहीं बेचेगा, और कोई उससे खरीद भी नहीं सकता है एमएसपी से नीचे रेट पर। तो उनका ये डिमांड है कि एमएसपी को स्ट्रेंथन किया जाए और इसको लीगल राइट बनाया जाए। दोस्तों वैसे तो सरकार की तरफ से लगभग हर क्रॉप्स पे एमएसपी की बात की जाती है, लेकिन एक दो क्रॉप पे ही एमएसपी जो डिक्लेयर होता है उस पर खरीद बेच होता है। अब दोस्तों जो और भी उनका क्या डिमांड है वो भी जानते हैं। उनका कहना है कि जो एपीएमसी से जो सरकारी मंडी है उसको आप हटाइए मत, उसमें आप रिफॉर्म्स कीजिए, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना कानून है। एपीएमसी जो है वो 1950 से चलता हुआ आ रहा है, तो उसमें बदलाव की ज़रूरत है, उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों क्योंकि सरकार बार बार ये दावा करती है कि जो एपीएमसी में मिडिल मैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर को, तो फार्मर जो है वो डायरेक्टली बाईपास कर सकता है मिडिल मैन को, और वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, प्राइवेट जो कंपनीज है उनको बेच सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बात नहीं है। अगर जो एपीएमसीज में भी मिडिल मैन होते हैं, तो जो प्राइवेट मंडी होगा, मिडिल मैन तो पैसा वहाँ पे भी कमा लेंगे अल्टीमेटली। अगर वो फार्मर को नुकसान पहुँचाते हैं या एक्सप्लॉइट करते हैं सरकारी मंडी में, तो ऐसा काम वो प्राइवेट मंडी में भी करेंगे। क्योंकि दोस्तों
ठीक है, ये कहना बहुत आसान है ऑन पेपर कि एक बड़ा जो कंपनी है वो जाकर फार्मर से खरीदेगा डायरेक्टली, लेकिन दोस्तों रियलिटी में ऐसा नहीं है। मान लीजिए दिल्ली का कोई बहुत बड़ा एक प्राइवेट कंपनी है, अब वो जाता है बिहार, यूपी या हरियाणा के किसी गांव में, तो दोस्तों वो उस किसान को थोड़ी ना जानता है, वो तो वहाँ के जो मिडिल मैन हैं, जो सरकारी मंडी में एपीएमसीज में और पिछले 20-30-40 साल से काम कर रहे हैं, वो उसको कांटेक्ट करेंगे और वो फिर फार्मर को कांटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो बार बार सरकार दावा कर रही है कि मिडिल मैन को हटाया जा सकता है, बिचौलियों को यहाँ पे हटाया जा सकता है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। और दोस्तों एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर, ये काफ़ी बड़ा है। सो इसको आप प्राइवेट कंपनीज के हाथ में नहीं दे सकते हैं, इसको प्राइवेट सेक्टर आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि भारत की जो आधी आबादी है वो इसी सेक्टर पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और सरकार के तरफ से यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, ना कि उसको पूरा प्राइवेट सेक्टर बना दिया जाए। दोस्तों ये सारे जो डिमांड है वो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या डिमांड है, उनका कहना है कि जो ये एक्ट्स हैं वो फेवरेबल है कंपनीज के लिए, हमारे लिए नहीं है। दूसरा उनका डिमांड है कि एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए कि किसान जो है वो एमएसपी पे ही बेचेगा, उससे नीचे किसान नहीं बेच सकते या उसे कोई खरीद नहीं सकता है। और एपीएमसीज को आप हटाइए नहीं, उसमें रिफॉर्म कीजिए। मिडिल मैन जो सरकार दावा कर रही है कि यहाँ पे हट जाएगा, तो मिडिल मैन का रोल यहाँ पे भी रहेगा, प्राइवेट मंडीज में भी। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट कीजिए, सरकार को वो कह रहे हैं कि आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कि इसको प्राइवेट हाथों में दे दीजिए। अब दोस्तों इस कानून का मान लीजिए कि सरकार वापस इसको नहीं लेती है या इसमें कुछ बदलाव नहीं करती है, जैस के तैस जो कानून अभी है जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहती है, तो क्या होगा। दो सिनारियो है, या तो प्राइवेट मार्केट्स जैसे कि सरकार दावा कर रही है कि अगले 2-3 साल में किसान का जो आय है वो दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसा होगा तो दोस्तों बेटर किसान के लिए बहुत मतलब उनको हाई प्राइस मिलेगा और किसान के लिए अच्छा है। लेकिन दोस्तों जो दुनिया की सच्चाई है और पुराने एग्जाम्पल्स हैं वो यही बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है और ना ही होगा, क्योंकि दोस्तों जो एमएसपी उनको मिलेगा नहीं, और जो कॉर्पोरेट होंगे उनके मर्सी पे विम्स पे फार्मर्स होंगे। यानी कि जो जितने पे वो मान लीजिए, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि स्टार्टिंग में 1-2 बार वो किसी फार्मर से एमएसपी पे या उससे ज़्यादा प्राइस पे ले ले, लेकिन उसके बाद उस कॉर्पोरेट के ऊपर होगा, उस प्राइवेट प्लेयर के ऊपर होगा कि वो कितने में लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा। यानी कि इनडायरेक्टली जो किसान हैं वो फिर आ जाएंगे मर्सी पे, किसके, तो कॉर्पोरेट प्लेयर के मर्सी पे आ जाएंगे। उनको वो रेट नहीं मिल पाएगा जो शायद उनको एपीएमसीज में मिला करता था। और इसलिए भी ये चिंता का विषय है क्योंकि सिर्फ सरकारी जो सरकार है उनके ही सर्वे में ये पाया गया है कि सिर्फ 6% किसान को ही एमएसपी पे वो बेच पाते हैं, बाकी तो एमएसपी से कम ही बेचते हैं। तो दोस्तों जब वो सरकारी मंडी में उनका ये हाल है कि वो एमएसपी पे नहीं बेच पा रहे हैं, तो सोचिए दोस्तों अगर एग्रीकल्चर को प्राइवेट बना दिया जाता है, प्राइवेट प्लेयर के हाथ में अगर सब कुछ चला जाएगा तो उनको कितना एमएसपी मिलेगा, आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने अपनी ओर से आपको समझाने की कोशिश की कि ये क्यों इसका विरोध हो रहा है और जो फार्मर्स हैं उनका क्या डिमांड है। इस कानून को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, आप वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।